नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का वीर सर जीएस वाले के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के लेक्चर 2 के बारे में। साथियों, यह जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ यह हैंड रिटन होगा और यह मैप के माध्यम से मैं आपको करवाऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी झलकियाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डेमो ग्रुप में दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बात करेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है कि पूरा मैप में मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। यानी मैं जो आपको बताऊँगा वो पूरा टोटली मैप के माध्यम से बताऊँगा, मैप के ऊपर अध्ययन करवाऊँगा भारतीय भूगोल का आपको, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली जो है कि सुबह 10 बजे अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है ये कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो अगर पहली बार अभी पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग इसके पहले भी तैयारी किए हुए हैं उनके लिए भी यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो यह यानी कि जो है कि पूरे, या फिर कहें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं भारत के अंदर, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम जो है कि रोज़ाना आपसे लाइव मिलते हैं, ठीक है। हम क्या होते हैं, आपसे रोज़ाना शाम को भी लाइव मिलता हूँ। कब मिलता हूँ? शाम को 9 बजे, ठीक है। शाम को 9:30 बजे मैं आपसे लाइव मिलता हूँ, जहाँ पे मैं यूपीएसआई के लिए जीके जीएस का अध्ययन करवाता हूँ, ठीक है। यूपीएसआई के लिए किस चीज़ का जीके जीएस का अध्ययन करवाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, डेली 3 बजे शाम को 3 PM पर, ठीक है, क्या चलता है, यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लास चलता है, वो भी लाइव चलती है अमरजीत सर के द्वारा। तो आप लोग इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। इन क्लासेस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने जो है कि क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत की अवस्थिति और विस्तार, आइए आपको डायरेक्ट जो है कि मैप के ऊपर लेकर चलते हैं और यहीं पे मैं आपको भारत की अवस्थिति भी समझाऊंगा और विस्तार भी समझाऊंगा। तो साथियों, जब हम बात करते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की, किसकी बात करते हैं, भारत के अवस्थिति और विस्तार की, तो देखिए, जो भारत की अवस्थिति होती है ना, इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति को हम लोग देखेंगे और इसकी खगोलीय स्थिति को भी देखेंगे। तो दोस्तों, जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो भारत की जो स्थिति है भौगोलिक रूप से, यानी महाद्वीपीय रूप से, भौगोलिक कहिए चाहे महाद्वीपीय कहिए, तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो दक्षिण एशिया में। कहाँ पे है? दक्षिण एशिया में है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पहली बात तो एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिणी एशिया वाले हिस्से में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में। एशिया के किस हिस्से में है, तो दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। फिर बात आते हैं खगोलीय दृष्टि से, या खगोलीय स्थिति क्या है भारत की, तो वह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। वह क्या है दोस्तों? वह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो जब हम बात करते हैं सर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर ये चीज़ समझ गए आप, ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है, यानी हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, पहले तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ और इसका पेन का साइज़ मोटा कर लूँ आपको बताने के लिए। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि क्या ये हमारा गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब ये होता है पृथ्वी का काल्पनिक रूप, ठीक है। क्या है ये? पृथ्वी का काल्पनिक रूप है, जिसको हम लोग गोलार्ध मानते हैं, या आप पृथ्वी भी कह सकते हैं। इस पर देखिए 2 तरीके की लाइनें खींची गई हैं, ठीक है। इस गोलार्ध के ऊपर 2 तरीके की लाइनें खींची गई है। एक देखिए, ये जो अभी खींच रहे हैं ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन खींची गई जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हम बात कर रहे होते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की, बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो अक्षांश रेखा यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे आपकी अक्षांश रेखा, यहाँ पे ये जो आपकी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा के ऊपर क्या है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और अक्षांश रेखा के नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। यानी अक्षांश केवल 2 ही हो सकते हैं, अक्षांश केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो उत्तरी अक्षांश हो सकता है या दक्षिणी अक्षांश हो सकता है। इसलिए जो हमारा भारत की स्थिति है वह उत्तरी अक्षांश में है ना, क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर में है तो इसका मतलब उत्तरी अक्षांश हो गया, 0 डिग्री के दक्षिण में इसका मतलब दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो दोस्तों, आई होप इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना।
तो भारत जो है कि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक, उसके बाद ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर ये वाली लाइन यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से खींचा हुआ है, ठीक है, इसके पूरब में क्या है आपका भारत स्थित है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है। तो भैया आपको पता कैसे चला? और यहाँ पे देखिए जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ऐसे करेंगे तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी भैया 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी देशांतर होगा, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश होगा। तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर को मिला करके क्या हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी के हिस्से पर स्थित है ना, पृथ्वी पर स्थित है, इसलिए मैंने यहाँ पे गोलार्ध कहा। अब दोस्तों आपको पता कैसे चला कि जो भारत की स्थिति है वो यहीं पर है? ठीक है, अब इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यानी अब भाई अभी हम लोगों ने क्या देखा? इसकी भौगोलिक स्थिति को, फिर इसकी खगोलीय स्थिति को। खगोलीय स्थिति में हम बात करेंगे अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने यहाँ पे दिखाया 0 डिग्री के उत्तर में है, और देशांतरीय दृष्टि से जो भारत है वह पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ पे मैंने दिखाया 0 डिग्री देशांतर के पूर्व यानी पूर्वी गोलार्ध में भी हो जाता है दोस्तों। अब इसके जब हम विस्तार की बात कर रहे होते हैं तो विस्तार को अच्छे से हमको समझना है, अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है और यहाँ पे देशांतरीय विस्तार है। जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी ध्यान रखिएगा ये जो 0 है, ठीक है, ये जो मैंने 0 डिग्री अक्षांश बनाया है, 0 डिग्री अक्षांश के ठीक ऊपर जाएंगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 करते हुए यहाँ पे आपको 8वां मिल जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अक्षांश और देशांतर होता क्या, पहले उसको समझ लो। देखो मैं यहाँ पे एक गोला बना दिया, एक गोलार्ध है, पृथ्वी का काल्पनिक रूप है, ये भी एक पृथ्वी का काल्पनिक रूप है। देखो पृथ्वी के ऊपर ना ऐसे ऐसे काल्पनिक जो कि रेखाएं खींची गई इस प्रकार से, जिनको हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 181 रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश, है ना। हालांकि वैसे रेखा के रूप में अगर आपसे पूछेगा तो 179 ही कहेंगे, क्योंकि जो 90 वाला होता है जो एकदम ध्रुवीय होता है वह बिंदु के रूप में होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे अक्षांश क्या होता है तो आप कहेंगे सर पृथ्वी के ऊपर या गोलार्ध के ऊपर काल्पनिक रूप में खींची गई पश्चिम से पूर्व या क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और अगर पूछे देशांतर क्या होता है तो पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण या ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी टोटल संख्या हो जाती है 181। ये विषुवत रेखा सहित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या जो मैं बता रहा हूँ विषुवत रेखा सहित है। और जो आपकी ये देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 360। कितना है जी? इनकी संख्या 360 है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं आगे चर्चा करूँगा। तो भैया हमने कहा कि जो ये आपका अक्षांश रेखा है टोटल 181 है। तो भैया 0 डिग्री को अगर छोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर कितने हैं? 90 हैं। इसके नीचे कितने? 90 हैं। 90 90 कितना हो जाएगा? 180, और अक्षांश रेखा को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 181। तो भैया यहाँ पे 0 है, 0 बाद आएगा 1 2 3 4 5 करते हुए ये कौन सा मैं मान लेता हूँ कि ये 8वां हो गया, 8 अंश 4 मिनट वाला हो गया। ये टोटल कहाँ तक जाएगा? 37 अंश तक जाएगा। कहाँ तक जी? 37 अंश 6 मिनट। तो हमको एक चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पे हो गई। यहाँ पे मैं दूसरे कलर्स कर देता हूँ। देखिए ये जो वाइट वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ, ब्लैक वाला कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जो मैं ब्लैक वाला हिस्सा बना रहा हूँ ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पे 8 डिग्री। ठीक है, तो 8 से लेकर 37 डिग्री अक्षांश के बीच में हमारा भारत स्थित होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा भारत भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस वाले हिस्से से लेकर इस वाले हिस्से तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हमको भैया कहाँ पे है एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए हमको देशांतर विस्तार जानना पड़ेगा। फिर जब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार हमारा क्या है? वह 68 अंश 7 मिनट ईस्ट। ई का मतलब पूर्वी हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, एन का मतलब उत्तरी नॉर्थ। तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी तक। तो भैया चूंकि जो देशांतर रेखा है उनकी रेखा कुल संख्या कितनी है? 360। तो भैया 180 कितना रेखाएं पूरब में होंगी, 180 किधर हो जाएंगी? वह पश्चिम में हो जाएगा। अरे भाई समझो बात को, क्योंकि ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब उसके पूरब में कितना होगा? 180। तो मैं मान लेता हूँ जो मैं रेखा यहाँ पे खींचने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से खींचूंगा, थोड़ा मोटा करके खींचूंगा।
ठीक है। चलो ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये कौन सी रेखा है, ये जो है कि 68°7 पूर्वी, क्योंकि हम 0 डिग्री के पूरब में जाएंगे। और मैं मान लेता हूँ ये कौन सा रेखा है, ये जो है कि 97°25 पूर्वी। तो आप देखेंगे एक एरिया आपको मिल गया, ये यहाँ वाला एरिया, ये पूरा एरिया। इसी एरिया में क्या है, हमारा भारत का स्थिति बनी हुई है। और ये भारत की स्थिति को समझने के लिए हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि भैया भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। जब हम अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार को अच्छे समझें तो हमने देखा कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पे है, वह खगोलीय रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक मैप बनाया जिसमें मैंने कहा कि जो भौगोलिक स्थिति भारत की वो एशिया महाद्वीप में है, वो भी कहाँ पे, दक्षिण एशिया में। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको पूरा जो है कि यहाँ पे वर्ल्ड मैप को भी समझा रखा है, कहाँ पे, मैप के ऊपर, है ना, सब कुछ मैंने बना दिया है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी ज़रूर से ज़रूर चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस प्रकार की क्लासेस आपको मैं लगातार लेकर के आता रहूं। भारतीय भूगोल की जो क्लासेस होंगी मैं इसी प्रकार से पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं फिर आगे, तो भारत की स्थिति और विस्तार तो हो गया। इसके अलावा अब हमको जो देखना है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है, इन सब के बारे में देखना है। लेकिन उससे पहले भी जो मैंने आपको विस्तार बताया, अब स्थिति और विस्तार बताया, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से मैप पे भी एक बार समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे उत्तर में मत देखिए, अभी सबसे पहले आप नीचे आइए। सबसे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये है 8:04 उत्तरी अक्षांश से लेकर के, फिर आप कहाँ पहुँचेंगे, 8:04 उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 37:06 उत्तरी अक्षांश तक। ये भारत का अक्षांश विस्तार जो मैंने आपको समझाया। वहीं अगर देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पे 68:07 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97:25 पूर्वी देशांतर तक है। देखिए जो अंश होता है उसको 0 से दर्शाते हैं, जो मिनट होता है उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं थोड़ा सा ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 97:25 पूर्वी देशांतर, ये जो है कि इसकी मैंने क्या बता दिया आपको, इसका मैंने विस्तार बता दिया जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो यहाँ पे इसको समझने की बहुत खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसको मैप पे इसलिए बता दिया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ई का मतलब होता है ईस्ट। अब एक बात आपसे और पूछा जाता है कि जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, सबसे दक्षिणी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य तो पूछता है, लेकिन इसके अलावा इसका सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु ही पूछता है। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, वह है किबिथु या वालांगू। क्या हो जाएगा दोस्तों, वह है किबिथु या वालांगू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किबिथु या वालांगू। अगर आपसे पूछे कि किबिथु या वालांगू किस राज्य में है, तो भैया यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता या गुहार मोती। ठीक है, यह किस राज्य में है, तो यह भैया जो है कि गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। तो इसी बहाने आपको राज्य भी क्लियर होते जा रहे हैं कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती हो गया। सबसे उत्तर में आएंगे तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा काल हो गया। और ये कहाँ पे है, तो दोस्तों ये लद्दाख में है। कहाँ पे है, यह जो है कि लद्दाख में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पे है ये बात आपको ध्यान में रखना, और यह लद्दाख में, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे सर क्या ये उत्तरी सबसे राज्य भी हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं, उत्तरी सबसे राज्य हो जाता है आपका, चूंकि अब लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो सबसे उत्तरी राज्य आपका यहाँ पे है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एचपी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एचपी कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी राज्य क्या हो गया, अरुणाचल, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य कह रहा है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा काल हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसे दक्षिणी की। सबसे दक्षिणी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दो चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ से आपसे दो टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है, दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो कि वह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार आप लोग जानते होंगे, तो जो इंदिरा पॉइंट है वह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है दोस्तों। तो कहेंगे सर ये केप केमोरिन और कन्याकुमारी क्या है, सुनिएगा। जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे कि भारत की मुख्य भूमिका, चूँकि
ये जो पूरा है ये आपका जो मैप है ये क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि कहलाती है। ठीक है, कहे अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपका आंसर वह है केप केमोरिन या कन्याकुमारी। अब जो केप केमोरिन या कन्याकुमारी है या जो कि तमिलनाडु का या कहें कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो सबसे दक्षिणी राज्य कौन हो जाएगा, सबसे दक्षिणी राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरी हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु राज्य। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, वालांगू या किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका गोरमाता या गुहारमोती। सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वह हो जाएगा आपका केप केमोरिन या कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आई होप दोस्तों इतनी बात आप सभी को क्लियर होगा और क्लैरिटी के साथ आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब हम किन्हीं और बातों की चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे किन्हीं और बातों की भी चर्चा करेंगे। अब ये कौन सी बातें हैं जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा सा यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब बात आती है क्षेत्रफल की, किसकी बात आती है दोस्तों, बात आती है क्षेत्रफल की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा इसका बंद कर दिया जाए कुछ चीज़ों को, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर ऐसे आता रहेगा तो हम लोग को परेशान भी करता रहेगा, है ना। चलो इसको जो है कि फ्लाइट मोड में मार दिया जाए। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नहीं तो पूरा टैबलेट जो अभी हम क्लास ले रहे हैं पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे वहाँ आ रहा है RCB माई हर्ट करके, हाँ ठीक है, सारा माहौल गड़बड़ा देगा यार, हाँ नहीं तो। चलो क्षेत्रफल बात कर रहे थे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में कौन सा स्थान रखता है भारत, तो वह 7वां स्थान रखता है। तो कहेंगे सर अगर 7वां स्थान रखता है तो इससे बड़े 6 देश और हैं, वे 6 के 6 कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या। तो सुनो प्यारे दोस्तों, सुनो प्यारे बच्चों, सब लोग जो है कि क्लासेस को जितना मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, 6 बड़े देश कौन से लिखिए, रूस पहला हो जाएगा, कनाडा दूसरा, है ना। पूरा मैं बोल रहा हूँ, पहले उसको लिख लीजिए। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, यानी भारत से पहले जो 6 देश हैं उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जनसंख्या की दृष्टि से, भारत किस स्थान पे। तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से भारत को कोई पा सकता है क्या, भाइयों बहनों, क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या, हमारे रहते कोई भारत को पीछे कर देगा जनसंख्या में, हाँ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो भैया जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। तो भैया इंडिया क्या है, नंबर 1 पे जनसंख्या बन गया, बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह में नहीं बन पाया है, खाली जनसंख्या की दृष्टि में बन पाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भारत की जो आकृति है दोस्तों, यह कैसी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसे चतुष्कोणीय है तो मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ उत्तर से लेकर के आप पूरब में जाएंगे, फिर यहाँ से जो कि दक्षिण में तमिलनाडु तक जाएंगे, फिर यहाँ से उत्तर में कहाँ तक जाएंगे भाई, गुजरात तक, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो भारत जो स्थिति बन रही है, भारत की जो स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वह आपको धीरे धीरे कैसा मिल जाएगा, चतुष्कोणीय देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भारत की जो आकृति है वह कैसा दोस्तों, चतुष्कोणीय है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे एक लाइन मैंने मेंशन कर रखा है कि जो भारत है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह कैसा है, त्रिभुजाकार है। बिल्कुल भाई त्रिभुजाकार है। अगर दक्षिणी हिस्सा को आप देखें, ठीक है, अगर आप दक्षिणी हिस्से को देखें तो दक्षिणी हिस्सा कैसा है, दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है। खाली दक्षिणी हिस्सा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति कैसी है, दक्षिणी हिस्सा कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसके पूरब में क्या भैया, इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, यानी इस वाले क्षेत्र में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर, यानी ये पूरा क्या है भैया, पश्चिम में यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। इसके दक्षिण में क्या है, तो इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ये वाले हिस्से में क्या है, ये पूरा आपका हिंद महासागर वाला इलाका है दोस्तों। अब इसी चीज़ को मैंने अलग से लिख के भी समझा दिया था ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, क्या मेंशन किया गया है, कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है, पूरब में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। तो भैया देखिए जो मैंने भारत का दक्षिणी हिस्सा यहाँ पे ऐसे बना दिया है, इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर स्थित है। ठीक है,
एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा हो। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा क्या है? तीन तरफ जल से घिरा है, इसीलिए इसको कहा गया भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, तो जो जमीन वाला हिस्सा तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। कहेंगे सर कर्क रेखा कहाँ से आ गया? आइए बताते हैं पहले कर्क रेखा को और मकर रेखा को। चलो मैं मान लेता हूँ कि हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश गुजर गया। फिर इसके ठीक ऊपर से यहाँ पे देखेंगे तो जो है कि एक लाइन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं जी? इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी का मतलब नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ ऊपर वाले मैप में समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब अगर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है भाई तो इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्या है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो लाइनें खींची गई, मैं उन लाइनों की अगर बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे बीचों बीच में क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश के ठीक ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसके एक मिनट, कलर कौन सा कर लें, गुलाबी कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसके ठीक ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कर्क रेखा कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे यानी कि दक्षिणी अक्षांश में आएंगे यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है कि मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो कर्क रेखा अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह जो है कि भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजर रही है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भारत आपका मैप बनाया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे भारत है ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से क्या हो रहा है, आपका कर्क रेखा गुजर रहा है दोस्तों। तो अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांट रही है ना। तो आइए उसकी बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे देखो कर्क रेखा के अलावा यहाँ पे ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितना? 66.5। और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। फिर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जहाँ पे मैं केवल बिंदी बना रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला हो जाता है साउथ पोल, यानी ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यह है दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो गोलार्ध के ऊपर जो आपके अक्षांश रेखाएं खींची गई मैंने उसका चर्चा कर लिया। तो आइए हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात कर रहे थे दोस्तों कर्क रेखा की। तो जब हम बात कर रहे थे कर्क रेखा की तो आइए समझाते हैं आपको एक एक बात को। तो आई होप आप लोग कर्क रेखा को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो कि पूरा मैप बना करके आपको समझा दिया कि ये भैया 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर ये वाला क्या है, कर्क रेखा है, ये वाला क्या है, मकर रेखा। ठीक है, आई बात समझ में? और कर्क रेखा वाला जो स्थिति है उसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, भैया ये देखो क्या है, कर्क रेखा है ना। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए जो कर्क रेखा है ना, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यह जो है कि भारत को बीचों बीच या भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में क्या करती है, बांटती है। अभी मैंने ऊपर आपको मैप में दिखाया, ठीक है। अब जब ऐसा करती है तो यह भारत के चूँकि बीचों बीच से जा रही है तो कितने राज्य से जा रही है, तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने दोस्तों? यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, अब ये जो यहाँ पे मैं इसको दिखा दे, ये बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, भारत के 8 राज्य से गुजरती है। अगर पूछा जाए जो कर्क रेखा है जब 8 राज्य से गुजरती है तो भाई जाहिर सी बात है, देखो अगर हम कटिबंधों की भी बात करें, अभी मैं कटिबंधों को भी समझाता हूँ। कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, उपोष्ण कटिबंध है, यानी कि जहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों ही रहती है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, यानी उष्ण कटिबंध का मतलब जहाँ पे केवल और केवल गर्मी, मतलब केवल और केवल गर्मी पड़ती है ना। अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले एक लाइन और समझ लिए, कहता है कि कर्क रेखा की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और सबसे न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है, वह है राजस्थान के अंदर है। अब इसी चीज़ को अगर आप मैप पर देखना चाहें तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखो मैं भारत को थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। देखो भाई, हमने कहा कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये वाली है, ठीक है। ये क्या है भैया, ये आपका कर्क रेखा, ये क्या है, ये आपका जो है कि ये कर्क रेखा है। मैं फिर से यहाँ पे खींच रहा हूँ, ठीक है। चलो, कर्क रेखा के ऊपर में क्या है,
कर्क रेखा के ऊपर में है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है जी? उपोष्ण कटिबंध है, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब गर्मी वाला, ठीक है। उपोष्ण का मतलब गर्मी और ठंडी दोनों को मिलाई के, ठीक है। आई बात समझ में? तो भैया अभी हम समझाते फिर से आगे ऊपर वाले मैप में ले जाकर के, जहाँ मैंने कर्क रेखा और मकर रेखा को, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को समझाया, वहीं पे लेकर सबको समझाएंगे आपको। यहाँ पहले समझो, यहाँ पे आप समझ रहे थे भैया 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं? तो वह है भैया, शुरुआत में आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। अब बात आती है इन 8 राज्यों में किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बताया सर्वाधिक लंबाई कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में है, देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य प्रदेश, और राजस्थान भी तन्नी से खाली गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। हालांकि इसको याद करने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र का मतलब हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। त्र का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, प का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। मित्र पर गमछा, ग का मतलब हो जाएगा, देखो मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, मित्र, प का मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब मित्र पर का मतलब पश्चिम बंगाल, गमछा, ग का मतलब हो जाएगा गुजरात, म का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़, गमछा, झार, झ का मतलब हो जाएगा झारखंड, र का मतलब हो जाएगा राजस्थान। तो इस प्रकार से एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो सारी चीज़ें बहुत देर तक नहीं टिकती हैं, इसलिए आपको एक समझ विकसित करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब आइए आपको उपोष्ण कटिबंध, या आप कहें कि जितने भी कटिबंध होते हैं आपको कटिबंध समझा देते हैं मैप के ऊपर। चलो यहाँ पे सब लोग समझेंगे, ठीक है, सब लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सब लोग समझेंगे। मैं मान ले रहा हूँ ये क्या भैया, ये क्या है आपका? ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कई सारी जो कि काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, कलर चेंज करके खींच रहे हैं ना, समझिएगा सब लोग। एक ये हो गया और एक ये हो गया, और बीच वाला क्या जी? बीच वाला जो है ये हमारा 0 डिग्री है, तो इसको ब्लैक से ही रहने देते हैं, ठीक है। आप समझना, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करना। देखो कर्क रेखा, ये जो 23.5 बनाया गया, 23.5 ही क्यों बनाया गया? 24 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता था, 26 भी हो सकता था। इसका कारण 23.5 क्या है ना? तो मैं उसको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जो आपकी सूर्य होती है, जो सूर्य होता है, सूरज, ठीक है, वह उत्तर में कर्क रेखा तक ही जाता है और दक्षिण में मकर रेखा तक ही आता है। यानी सूर्य क्या करता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में एकदम लंबवत चमकता है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे सूर्य चमकेगा वहाँ पे गर्मी होगी, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 23.5 से लेकर के 23.5 दक्षिण, है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो 23.5 वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है आपका उष्ण कटिबंध। क्या हो जाता है जी? उष्ण कटिबंध हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 23.5 से लेकर के 66.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और 23.5 से लेकर के 66.5 दक्षिण में ना, उत्तर दक्षिण दोनों की जब हम बात करते हैं तो इस वाले इलाके में अगर देखा जाए, इस वाले इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले इलाके को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं जी? उपोष्ण कटिबंध, जहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों का हमको मिश्रण देखने को मिलता है दोस्तों। आई बात समझ में? तो उपोष्ण कटिबंध देखिए, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए उत्तरी अक्षांश में जहाँ कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या कर रहा है? भारत को 2 भागों में बांट रहा है। तो जो आपका भारत का उत्तरी हिस्सा है वह उपोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। किसमें जी? उपोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप अच्छे समझिएगा दोस्तों। ये क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक उष्ण कटिबंध है। फिर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर तक, और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण तक, दोनों में ही क्या है? उपोष्ण कटिबंध है। फिर आपको जो ऊपरी इलाका मिलेगा, अब मैं उसको अगर समझाऊं दोस्तों, अरे यार हटा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। अब मैं अगर उसको समझाऊं तो इसको समझिएगा, यहाँ से लेकर ऊपर वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा आपका कहलाएगा शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध, ठीक है। ये शीत कटिबंध हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कि उष्ण कटिबंध हो गया। बाकी जो खाली बीच वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। अब जो शीत कटिबंध है ये 66.5 से लेके ऊपर 90 तक जाएगा, ठीक है। दक्षिण में भी 66.5 डिग्री दक्षिण ईशान से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। तो कटिबंध आई हो आपको समझ में आया होगा। क्योंकि भारत क्या है? भारत 2 कटिबंधों में क्या है?
है, फैला हुआ है। दो कटिबंध कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाता है यहाँ देखिए, ऊपर हो जाता है उपोष्ण और नीचे हो जाता है उष्ण, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको अभी पीछे समझाया था दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर फिर से मैंने बनाया था ताकि आपको एक बार यहाँ पे भी दिखाया जा सके, ठीक है। ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये हो गया आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसके बीच में जो कटिबंध होता है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जो इलाका, बहुत भयंकर इलाका आ जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाता है आपका उपोष्ण कटिबंध। फिर जो तीसरा इलाका आपको ऊपर देखने को मिलता है यहाँ पे, ये वाला पूरा इलाका और ये वाला इलाका ऊपर उत्तर और दक्षिण दोनों में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो आप सब लोग, आगे ध्यान दो। आगे कुछ चीज़ें और हैं जिसको मैं समझा के ख़त्म करना चाहूँगा इस क्लास को, ठीक है। आगे जो चीज़ है उसको समझिएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच का अंतर। आप जानते हैं, देखिए भारत को मैप के ऊपर ही मैंने बना रखा है, भारत की जो मैप है मैंने इसके ऊपर ही बना रखा है। अब इस चीज़ को समझिएगा, है ना। इस चीज़ को समझने की सभी लोग क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे जो सबसे भारत के पूर्वी बिंदु था वह था किवेथु या वालांगू, ठीक है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु था वह था गुहार मोती या गौर माता या गुहर मोती, ठीक है। अब इनके बीच का जो समयांतर है वह कितना है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर कुल कितनी खींची गई हैं, वह टोटल कितना है? तो वह टोटल है 360। कितना है? 360। अब 360 देशांतर रेखाएं हैं जिसमें आपको क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। अब भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती उसकी मैं बात करूंगा। तो मैंने बताया था कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है भाई, पश्चिम में, वह है 97 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? वह है 97 तक जाता है ना, 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। तो 68 से जब आप 97 गिनेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ये जो खड़ी पाई में ऐसे गुजर रही है भारत से रेखाएं, ठीक है, जो इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे टोटल कितनी रेखाएं गुजरेंगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक? 30 देशांतर रेखाएं गुजरती। कितनी? 30 देशांतर रेखाएं। अब मैं पहले आपको अंतर बताता हूं, और जो 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं इसके आधार पे टोटल अंतर जो होता है कैसे निकलता है सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि भाई जो भारत का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु है उनके बीच का जो डिफरेंस है वह कितना है और कितना नहीं है। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच का जो अंतर है वह कितना भैया? 2 घंटे का है। कितना? यानी किबिथु और वालांगू से लेकर के गौर माता तक कितना है? 2 घंटे का अंतर है। यानी पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच जो 2 घंटे का अंतर है, इसका मतलब यह है कि पूर्वी छोर का जो समय होगा वह पश्चिमी छोर के समय से 2 घंटा आगे होगा। अब कैसे होगा इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य कहाँ निकलता है? सूर्य निकलता है सबसे पहले पूरब की तरफ, और किबिथु या वालांगू क्या है यहाँ पे? अगर किबिथु या वालांगू की बात करेंगे, ये क्या है? पूरब में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश जो कि एकदम पूर्वी राज्य है। तो अगर सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा तो कहाँ दिखाई देगा? वह दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के लोग हैं और जो गौर माता या गुहार मोती वाले लोग हैं, या कहें गुजरात के सबसे पश्चिम वाले लोग हैं, इनको जो है कि सूर्य 2 घंटा लेट दिखाई देगा गुजरात वालों को, और अरुणाचल प्रदेश वालों को सूर्य 2 घंटा पहले ही दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये 2 घंटा का समय आगे, अगर यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ गुजरात में अगर 3 बज रहा है, ठीक है, तो अरुणाचल में 5 बज रहा होगा, क्योंकि 2 घंटे का समय आगे है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटे आगे है दोस्तों, तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अगर गुजरात में 3 बज रहे होंगे तो वालांगू या किबिथु में 5 बज रहे होंगे, ठीक है। हालांकि एक मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया जिसकी वजह से पूरे भारत का समय एक ही दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो अंतर है वो अंतर तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि आपको, अगर आप गुजरात के गौर माता गुहार मोती में हैं तो आपको सूर्य 2 घंटा लेट ही दिखेगा। किसकी अपेक्षा? किबिथु या वालांगू वालों की अपेक्षा, या कहें कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में सूर्य 2 घंटा लेट ही दिखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे चीज़ों को समझिएगा।
तो हमने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं, है ना। लेकिन उससे पहले देख लो भारत में कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो 2 घंटे समयांतर का कारण इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं? 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। अब 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने का डिफरेंस हो जा रहा है? तो 2 घंटे का। तो 2 घंटे का डिफरेंस अगर हो रहा है 30 देशांतर के गुजरने से, तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? आइए इसी चीज़ को निकालते हैं, फिर आपको सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर हैं? 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगता है? आप सब लोग जानते हैं 24 घंटे का समय लगता है, यानी 1440 मिनट का समय लगता है। तो अगर इसी की परिप्रेक्ष्य में, इसी आधार पर हम निकालें तो देखिए 24 घंटा बराबर 360 देशांतर। तो 24 से जब 360 को काटेंगे तो निकल जाएगा 1 घंटे में 15 देशांतर। ठीक है, 24 को जब 360 से काटेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा पार करने में, या कहें कि 1 घंटा में कितना देशांतर पार करती है पृथ्वी? 15 डिग्री देशांतर पार कर जाती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, यानी 60 मिनट में 15 देशांतर। तो भैया 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, यानी एक देशांतर पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का ना। एक देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का। अगर दोस्तों एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, ये बात अगर हमको पता चल गई, तो हमारे देश से कितना देशांतर गुजर रहा है? तो 30 देशांतर गुजर रहा है। और देशांतर निकालने के लिए मैंने बताया, क्योंकि 68 से आप कहाँ जाएंगे? 97 तक जाएंगे, तो आपको 97 से 25 मिनट तक जाएंगे तो आपको 30 देशांतर मिल जाएंगी। तो 30 में 4 का गुणा करेंगे, 120 मिनट आ जाएगा। और 120 मिनट का मतलब होता है, हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता सकता था कि 1 घंटे में अगर 15 देशांतर जा रही है तो जो है कि 2 घंटे में 30 देशांतर तो हो जाएगा। मैंने आपको जो 1 मिनट में, या कहे कि जो 4 मिनट में एक देशांतर गुजरती है, ये अगर आप जान लेंगे तो अब आपसे कितना भी देशांतर का पूछ ले आप आसानी के साथ निकाल लेंगे। अगर आपसे कहे कि भैया अगर अभी मानक समय रेखा वाला जब बात आएगी तो वहाँ पे भी आप समझेंगे कि मानक समय रेखा जो है अगर वह गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर से, तो उनके बीच का जो समयांतर है वो कितना है? तो 82.5 में आप क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे तो आपको जो है कि मिनट निकल जाएगा। उस मिनट को घंटे में तब्दील कर लेंगे तो आपको समय निकल जाएगा। और इसी आधार पे यूपीपीएससी और यूपीएससी प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बात मैंने और मेंशन किया है कि जो पृथ्वी होती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों। तो आई होप ये सारा क्लास आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो आप सब लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। घंटी को जरूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी क्लास आपको कैसे लगी, क्लास के बारे में मुझे जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप सब लोग अच्छे से कमेंट करेंगे और बताएंगे भी कि क्लास आपको कैसा लगा। तो साथियों, क्लास लगभग 37 मिनट की हो गई है, यहीं पे क्लास को रोकते हैं। बाकी अगली वाले क्लास में हम फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।